Now next thing we want to talk about is de Broglie wavelength for gaseous atom or gaseous molecules. तो एक चीज आप मेरे को बताओ, क्या गैसियस एटम्स मॉलिक्यूल्स के पास मोमेंटम होता है क्या? एक गैसियस एटम है, क्या उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं या नहीं होते हैं? It can move in x direction, it can move in y direction, it can move in z direction, right? It has translation degree of freedom. ठीक है, अगर इसके पास ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट मीन्स उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है. एंड अगर गैसियस एटम के पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स इट हैज de Broglie wavelength. भाई x y z, राइट, तीनों डायरेक्शन में इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तो kT/2 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 3/2 kT ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई. एंड 3/2 ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास de Broglie वेवलेंथ तो होगी. बस अपन को क्या करना है, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी पुट करनी है, 3/2 kT. ध्यान रखना, मैं पहले बता देता हूं कि वी ओनली टेक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी. वी ओनली टेक ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर द de Broglie वेवलेंथ ऑफ गैसियस एटम्स और गैसियस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, h/√2 हम के फॉर्मूला पहले से ही था, k को 3/2 kT लिख दिया, अपन को यहाँ पे फॉर्मूला मिल गया. यहाँ पे m जो है, यहाँ पे आप गलती करोगे, m जो है वो क्या है, एक एटम का मास होगा या एक मॉलिक्यूल का मास होगा. तो जैसे आप हीलियम एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हीलियम के एक मोल का मास 4 ग्राम होता है, एक एटम का मास 4 AMU होगा. समझ में आ रहा है ना? तो AMU यूनिट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. K is of course your Boltzmann constant and T is temperature in Kelvin. So let's do one question on this concept. What is the ratio of de Broglie wavelength for helium atom to that of oxygen gas molecule at room temperature? तो मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है. लैम्डा क्या होता है, h/3m kT. यही तो होता है, यही तो सीखा अभी, यही था 2m ke, के की जगह 3/2 kT. नाउ टेक द रेशियो लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल O2 होगा, तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ O2, नीचे आ जाएगा मास ऑफ हीलियम. रेशियो है तो यू डू नॉट नीड टू वरी, ये 32 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा. सो दिस रेशियो विल कम आउट टू बी 2√2 और √8. ओके, आसान है, सिंपल सा है. फॉर्मूला अपन ने सीखा एंड दैट इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. नाउ दिस de Broglie वेवलेंथ फॉर हीलियम एटम एट 300 केल्विन. इस बार कोई रेशियो नहीं है, ठीक है ना, तो चीजें कैंसिल नहीं होगी, कैलकुलेशन होगी और बहुत ही गंदी वाली कैलकुलेशन होगी. सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू डू दोस कैलकुलेशन. लेमडा की वैल्यू तो ये होगी h/√3m kT. 3 तो कांस्टेंट है. मास क्या लिखोगे, हीलियम एटम का मास क्या होगा, 4 AMU. नाउ व्हाट इज AMU? आपको सारा काम SI यूनिट में करना पड़ेगा. ये तो मास लिखोगे. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज गिवन टू यू, दिस इज पीसफुल 300 केल्विन. व्हाट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन. ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट करोगे तब जाके आप de Broglie वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाओगे गैसियस एटम. ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो डिनोमिनेटर की बात हुई. न्यूमरेटर 6.63 इंटू 10⁻34 एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको इसका अंडर रूट लेना है, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फॉर गैसियस एटम एंड आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर यू टू प्रैक्टिस. ओके, आगे चलते हैं. नाउ दिस इज a very good question. These question have been asked in exam so many times. और आपके एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 3 में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. इन क्वेश्चन में आपको डाउट आएंगे. तो मैं ये चाह रहा हूं कि नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जो अपन करने हैं, नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम है, उनको आप ध्यान से देखें, बहुत ही ध्यान से देखें. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, करना कुछ नहीं होता इसमें, ज्यादा टफ नहीं है. जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ, रेशियो लेते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है ना, कंसेप्ट नया नहीं है, बट जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा तुम करते जाओ, यू विल गेट टू योर सॉल्यूशन. ओके,
तो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ एन फोटोन हैविंग एनर्जी E। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, जो भी होगी ½mv², दैट इज E, एंड दैट इज आल्सो एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ ए फोटोन, प्रोटोन नहीं, फोटोन हैविंग एनर्जी E। फोटोन की भी और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की दोनों की सेम है। फोटोन के लिए hc/λ लगता है। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो अब बता, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, h अपॉन क्या लिखूं मैं, h अपॉन mv लिखूं या h अपॉन √2m के लिख दूं, एक ही बात है। तो h अपॉन √2m ही लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, फोटोन के लिए क्या लिखूं, लैम्डा फोटोन, यहां से आ जाएगा hc/e। फोटोन की लैम्डा आ जाएगी hc/e। भाई एनर्जी इज hc/λ, तो लैम्डा इज hc/e। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। क्या ले लो, दोनों का रेशियो ले लो। 2 बार पूछ चुका है नीट पे यही क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो, मैंने अलग से इंपॉर्टेंट लिखा भी है, इफ यू आर लुकिंग केयरफुली। ऑल राइट, तो क्या होगा देखो, बताओ, h से h कैंसिल हो जाएगा एंड एक E ऊपर जाएगा, ये वाला E ऊपर जाएगा। ठीक है, √2m C अंदर ले लो दिस थिंग, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन बेटा आ जाएगा 1 √E बच जाएगा E अपॉन 2mc²। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये जो भी आंसर आया है दैट शुड बी डायमेंशनलेस, राइट, डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो E एनर्जी की यूनिट होती है और mc² भी एनर्जी की यूनिट होती है, तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस आ गया। समझ में आ गया क्या क्या किया मैंने, आपको समझ में आया क्या किया मैंने, क्या किया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिख दी, फोटोन की एनर्जी लिख दी, दोनों को बराबर कर दिया। फिर डी ब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, तो फोटोन की डी ब्रॉय वेवलेंथ तो hc/e हो गई। फोटोन की वेवलेंथ, फोटोन की डी ब्रॉय वेवलेंथ बोथ आर सेम। इलेक्ट्रॉन की h अपॉन √2m के फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया। चले आगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड v इज सेम एज दैट ऑफ फोटोन। तो अगेन क्वेश्चन वही है, काइनेटिक एनर्जी of electron moving with the speed v is same as that of photon। तो दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, दिस इज सेम। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दैट डी ब्रॉय वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड v। ठीक है, इस बार v स्पीड दे रखा है, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज सेम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो ये तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, फोटोन की वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, hc 2hc अपॉन mv², ये आ गई फोटोन की वेवलेंथ, जैसा बोला वैसा अपन ने कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ h अपॉन mv, यही तो होगा, v स्पीड दे रखी है ना, तो फोटोन की तो ऐसे आ गई और इलेक्ट्रॉन की ऐसे आ गई। अब क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, लैम्डा E अपॉन लैम्डा p। तो करना क्या होता है, क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा ही करना होता है। ठीक है ना, आंखें खुली रखनी होती है, दिमाग खुला रखना होता है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करना है। ठीक है, और अगर वैसा करते जाओगे तो इस चैप्टर में तो आप आंसर तक बहुत ही जल्दी पहुंचोगे। तो देखो, h अपॉन mv मैं यहां लिख दूं, और यहां क्या लिखूं, 2hc अपॉन mv²। तो क्या आएगा, देखो देखो, नीचे तो 2c बच जाएगा और ऊपर v बच जाएगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन विल बी v/2c। आया समझ में, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ जाने चाहिए। इसमें आपको दे क्या रखा था, E दे रखा था, ये नहीं दे रखा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे रखी है। तो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। ऑल राइट, तो अपन ने बहुत सारे प्रैक्टिस तो कर ली है। मैटर वेव का जो एक ही फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, तो उस पर अपन ने
काफ़ी एक्सपर्टीज कर लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, एंड आई होप कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. बट द क्वेश्चन इज दिस, द मेन क्वेश्चन इज दिस. देखो अभी तक अपन जो भी काम कर रहे हैं ना वो हाइपोथेसिस पे कर रहे हैं. डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस क्या थी? दैट पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एज ए वेव. बट द क्वेश्चन इज दिस, हाउ डू वी प्रूव? हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करें जिस एक्सपेरिमेंट में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यस इलेक्ट्रॉन इज एग्जिस्टिंग एज ए वेव. तो देखो वेव को अगर अपन को प्रूव करना है, इलेक्ट्रॉन को वेव प्रूव करना है, तो देयर इज ओनली वन एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे दिखा सकते हो, इंटरफेरेंस पैटर्न आपने देखा था, ठीक है ना, लाइट के केस में ब्राइटनेस डार्कनेस ब्राइटनेस डार्कनेस, आपने अल्टरनेट पैटर्न देखे थे यस और नो वाईडीएससी में. तो आपने देखा था कि ब्राइटनेस है मतलब वहां पे मैक्सिमा हो रहा है, डार्कनेस है मतलब वहां पे मिनिमा हो रहा है. तो अगर समहाउ स्क्रीन पे अगर अपन इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन प्रूव दैट यस इलेक्ट्रॉन आर एग्जिस्टिंग एज ए वेव. ओके, नाउ याद करो जब आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो जब आपने वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न कराया था, लाइट वेव का इंटरफेरेंस पैटर्न कराया था, तो आपने लाइट को दो स्लिट से गुजारा था, S1 एंड S2. यू रिमेंबर, राइट? एंड यू विल आल्सो रिमेंबर, ठीक है, नहीं तो नोट्स देख लेना आप, ठीक है, उसमें आपने लिखा होगा कि जो लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल होना चाहिए ऑब्स्टेकल. जो स्लिट का साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, तभी क्या होगा, वहां से लाइट गुजरेगी तो स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न करती है. दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना. इंटरफेरेंस पैटर्न तभी होगा जब वो लाइट स्लिट से गुजरेगी, और स्लिट का साइज जो है वो क्या होना चाहिए था, लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में होना चाहिए था. अब अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो आंगस्ट्रॉम लेवल की होती है. क्या होती है? 1 आंगस्ट्रॉम 2 आंगस्ट्रॉम, राइट? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम होती है. तो अब अपन को जो ऑब्स्टेकल चाहिए, वो भी क्या चाहिए, आंगस्ट्रॉम लेवल की चाहिए. अब वो ऑब्स्टेकल कहां से लाएंगे? हम 1 आंगस्ट्रॉम का होल तो नहीं कर सकते, 1 आंगस्ट्रॉम का होल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट ये जिस समय हुआ था एक्सपेरिमेंट, उस समय की बात कर रहा हूं. तो 1 आंगस्ट्रॉम का होल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. दिस इज द टाइम ऑफ 1928, उस समय की बात है. तो वो तो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो व्हाट डू? अब आप एक चीज बताओ, क्या जो एटम होता है, ठीक है ना, एटम का डायमीटर लगभग 1 आंगस्ट्रॉम होता है, और एटम के बीच की स्पेसिंग भी क्या होती है, आंगस्ट्रॉम लेवल में होती है, ठीक है ना. एटम का डायमीटर ले लो या एटम के बीच की स्पेसिंग ले लो, वो भी आंगस्ट्रॉम लेवल में होती है. दैट मीन्स कि अगर आप एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर लोगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, और उससे अगर अपन इलेक्ट्रॉन को क्या कराएंगे, डिफ्रैक्ट कराएंगे, देन देयर इज ए चांस दैट वी कैन सी द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझे आप मेरी बात? ऑब्स्टेकल का जो साइज होता है दैट शुड बी द कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए. एंड इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो आंगस्ट्रॉम लेवल में होनी चाहिए. उस आंगस्ट्रॉम लेवल का अपन होल नहीं बना सकते, तो अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेंगे जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है और उनके बीच की स्पेसिंग आंगस्ट्रॉम होती है. तो वो जो स्पेसिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्रैक्शन का काम करेगी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करेगी. तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन. एंड जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डेविसन. सो दिस एक्सपेरिमेंट वाज फेमस है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, and it was done by Davison and Zermer. So these are Davison and Zermer. Please do not ask me who is who. They look very very similar. तो Davison and Zermer उन्होंने 1927 में USA में किया था, बेल लैब, बेल टेलीफोनिक लेबोरेटरीज, राइट, जहाँ पे ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था. वहीं पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर दिखाएगा. दैट इज फेमस एज डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंटली. व्हेन आई से इंडिपेंडेंटली मतलब इसको पता नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं और इनको पता नहीं है कि ये कर रहे हैं. वो जीपी थॉमसन ने किया था 1928 में यूके, ठीक है. सो ही यूके, यू नो, दिस इज लंदन एंड दिस इज यूएस. दे आर वेरी वेरी फार अवे, राइट. तो ये वहां पे कर रहे हैं, ये यहां पे कर रहे हैं, एंड फाइनली दे विल बी एबल टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. And both of these guys, now
When I say both of these guys, that means Davison and Thomson. डेविसन एंड थॉमसन को नोबेल प्राइज मिलेगा 1937 का नोबेल प्राइज मिलेगा फॉर प्रूविंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड जर्मर जो थे वो डेविसन के असिस्टेंट थे, तो ही विल जस्ट गेट ए थैंक यू नोट, राइट। सो डेविसन एंड थॉमसन विल गेट ए नोबेल प्राइज फॉर टेलिंग द वर्ल्ड दैट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज ए वेव। एंड यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूँ इनके बारे में। सो थॉमसन, क्या आपने एक और थॉमसन के बारे में सुना है? ऑफ कोर्स सर जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो जे थॉमसन टोल्ड द वर्ल्ड दैट इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, उसका कुछ मास होता है, इसका कुछ चार्ज होता है। एंड दिस थॉमसन, हु इज दिस थॉमसन? ही इज द सन ऑफ जे थॉमसन। So father is telling the world that electron is a particle, and son is telling the world that electron is a wave. So that is the interesting thing. So let's try to get the detailed experimental setup. Okay, this is our experimental setup. तो देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी अपन इलेक्ट्रॉन के साथ काम करेंगे ना, जब भी अपन इलेक्ट्रॉन के साथ काम करेंगे, अपन को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो भी पूरी असेंबली है, ये पूरी असेंबली वैक्यूम चैम्बर में है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। जब डेविसन ने जर्मन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फॉर 2-3 इयर्स दे डिड नॉट पुट ए गुड वैक्यूम। तो गुड वैक्यूम नहीं पुट किए तो क्या हुआ था? उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं आ रहे थे। यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बन रही थी, निकल टारगेट पे ऑक्साइड की लेयर बन रही थी, तो दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज, इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स, यू शुड पुट ए वैक्यूम। ओके, नाउ व्हाट डू यू नीड? यू नीड इलेक्ट्रॉन्स। भाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन गन से। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन? इलेक्ट्रॉन गन इज समथिंग विच शूट्स इलेक्ट्रॉन। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैसे निकलेंगे? बाय थर्मियोनिक कमीशन। तो अपन यहां पे एक फिलामेंट लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड कोटिंग का फिलामेंट रहता है, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का कोटिंग रहता है, और अपन उसको गर्म करते हैं। तो उसको गर्म करेंगे तो वहां से थर्मियोनिक कमीशन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। नव ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। तो उनको अपन को क्या करना पड़ेगा? एक फाइन बीम बनाना पड़ेगा। बीम बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? इनको एक्सेलरेट करवाएंगे। दिस इज आवर एनोड, ठीक है। ये फिलामेंट है, यहां से अपन क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो अट्रैक्शन है ये कुछ वोल्टेज लगा के होगा, वोल्टेज V लगा के होगा। तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोई वेवलेंथ है √150/V एंगस्ट्रॉम, वो भी फिक्स हो जाएगी। अपन इस वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर एक्सलेट होगा एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होगा, और उसकी डी ब्रोई वेवलेंथ अपन कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से बने, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आएंगे, एनोड अट्रैक्ट करेगा विद सुटेबल वोल्टेज, एंड विद हेल्प ऑफ दैट वोल्टेज वी कैन कंट्रोल द डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ ये जो एनोड है ना, यहाँ पे एकदम फाइन होल्स है, बहुत छोटे छोटे। ये सिलेंड्रिकल शेप का है और उस पे फाइन होल्स है, मतलब अगर इसका क्रॉस सेक्शन में बनाऊं तो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इस एनोड से निकलेंगे ना, वो एक प्रॉपर बीम बन जाएगी, ठीक है। और वो बीम कहां पे जाएगी? निकल टारगेट। निकल टारगेट मतलब दिस इज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, और वो किसकी तरह काम करेगा? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। तो निकल टारगेट किसकी तरह काम करेगा? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो निकल टारगेट से डिफ्रैक्ट होगी। ओके, तो यहां तक आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया? वैक्यूम चैम्बर, उसके बिना तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन गन, नथिंग बट ए फिलामेंट बीइंग हीटेड, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन की डेफिनेट वेवलेंथ करने के लिए एक वोल्टेज लगाना पड़ेगा जो उनको एनोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा,
वेवलेंथ अपन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन एनोड पे क्या है, सिलेंड्रिकल एनोड है, उस पे फाइन होल्स है, तो उससे क्या बन जाएगी, एक प्रॉपर बीम बन जाएगी। जो बीम किस पे जाएगी, निकल क्रिस्टल पे जाएगी। और निकल क्रिस्टल किसकी तरह काम करेगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। ओके, यहां तक अपन आगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन राइट इन योर नोट्स। ओके, नाउ एक चीज बताओ, जब अपन लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब अपन लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो अपन स्क्रीन पे देख रहे थे ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, यही तो कर रहे थे। ब्राइटनेस है मतलब मैक्सिमा आ गया, डार्कनेस है मतलब मिनिमा आ गया। इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, अपन करंट रीड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मेजर करने का तरीका वही है, लुकिंग एट द करंट, राइट। सो जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट करके यहां पे आएंगे ना, तो ये डिटेक्टर मूवेबल है, ये मूवेबल डिटेक्टर है, और जो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और गैल्वेनोमीटर में भेज देगा। तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आएगी, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आएगी, मतलब गैल्वेनोमीटर इज काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, करंट काउंट कर रहा है ना। तो अगर गैल्वेनोमीटर रीडिंग ज्यादा आएगी, दैट मीन्स देयर इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कम आएगी, देयर इज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया तुम्हें, सारे पार्ट समझ में आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अपन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स अपन क्या करेंगे, रीडिंग देखेंगे, किसकी, करंट की। ओके, सॉरी। तो ये वही बता रहा है कि जो निकल क्रिस्टल है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करेगा। निकल क्रिस्टल के अंदर इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, एक बीम आई टकरा के चलेगी, एक बीम आई टकरा के चली गई। तो ये जो बीम है, यहां पे जो डिटेक्टर है वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न कर सकती है। तो आप देख सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, याद होगा, ये देखो, ये क्या क्रिएट हो गया, पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया क्या, ये पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया क्या, इन दोनों रेस में, एक ऐसे गई एक ऐसे गई, तो ये जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो गया, इस पार्ट डिफरेंस के कारण मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। ओके, ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है, विच इज आई हैव रिटन हियर, ठीक है। इट इज वेरी सिमिलर टू इक्वेशन जो आपने YDAC में करी थी, वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, बट ब्रैग्स इक्वेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यहां से डिफ्रैक्ट करेगी और दो बीम्स के अंदर पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, और उस पार्ट डिफरेंस को अपन n लैम्डा के बराबर करेंगे फॉर मैक्सिमा, n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर करेंगे फॉर मिनिमा, जैसा अपन YDAC में करते थे, ठीक है। यहां पे इसका नाम ब्रैग इक्वेशन दिया जाएगा। देयर वाज ए साइंटिस्ट नेम विलियम ब्रैग, राइट, हु डिड ऑल दिस, और उन्होंने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का इन्वेंशन किया था और उनको नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए। तो एनीवे, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो उसके बारे में वरी नहीं करना है, बट दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू डिड इन YDAC। दो रेस का पार्ट डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। वहां YDAC में वहां पर लाइट रेज होती थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम्स है। ओके, सो देखो, वेट, तो ये वोल्टेज अपन वेरी कर सकते हैं, और डिटेक्टर मूव करेगा ना, तो ये थीटा एंगल अपन वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली अपन क्या मेजर करने वाले हैं, किस पर्टिकुलर वोल्टेज पे, किस पर्टिकुलर एंगल पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, वोल्टेज सेट करेंगे और थीटा चेंज करेंगे, इसके अलावा अपन और कुछ चेंज नहीं करेंगे। तो ये पता चला कि जब 54 वोल्ट होता है, जब 54 वोल्ट होता है, तो जो 50 डिग्री एंगल है, जो 50 डिग्री एंगल है, दिस एंगल 50 डिग्री, तो 50 डिग्री एंगल है, वहां पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो करंट की प्रोफाइल क्या है, यहां पे मैक्सिमा है और यहां पे मिनिमा है, दैट इज 50 डिग्री के ऊपर, 50 डिग्री के ऊपर क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है। आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन यहां से टकराते और सभी डायरेक्शन में रैंडमली बिखर जाते, इलेक्ट्रॉन टकराते और सभी डायरेक्शन में रैंडमली बिखर जाते। अगर इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में रैंडमली बिखर जाते तो सब जगह पे करंट की वैल्यू क्या आती, सेम आती।
करंट की वैल्यू सब जगह पे सेम आती, दैट मीन्स ना तो मैक्सिमा होता, ना मिनिमा होता, ना ही इंटरफेरेंस पैटर्न होता. बट इलेक्ट्रॉन शोड एट 50 डिग्री पीक ऑफ करंट. मतलब क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है. अब प्रूव कैसे करें? प्रूव ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो. दिस इज थियोरेटिकली 154 वोल्ट है तो लैम्डा इतना आ जाएगा, ठीक है ना. दिस इज समथिंग वी हैव बीन कैलकुलेटिंग थ्रू आउट द चैप्टर, √150/V से. अब वेव नेचर से अपन ब्रैग इक्वेशन यूज करते हुए d sin θ = n लैम्डा लिखेंगे. d जो होती है वो क्रिस्टल स्पेसिंग होती है, जो अपन को निकल क्रिस्टल की स्पेसिंग अपन को पता होगी, वो अपन यूज करेंगे. अपन को पता है थीटा 50 डिग्री पे क्या आ रहा है? मैक्सिमा आ रहा है. तो n की वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे, d sin θ = n लैम्डा करेंगे ना मैक्सिमा के लिए. n की वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करेंगे. हाउ मच इट इज कमिंग? 1.65 angstrom. And how much this is coming? 1.67 angstrom. What a remarkable agreement between the theoretical results and experimental result. कितना सिमिलर है? That means electron is existing as a wave. Electron can behave like a wave. This is really, really remarkable, the agreement of theoretical and experimental result. And once this was proven, the de Broglie, the guy who gave the hypothesis, the person, right? de Broglie, Prince Louis Victor de Broglie, उनको नोबेल प्राइज मिला 1929 में और इनको नोबेल प्राइज बाद में मिलेगा. Is this clear? In 1937, which I told you earlier, and de Broglie got Nobel Prize in 1929 after the success of their experiment in 1929. Okay, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, ठीक है. एंड देयर हैव बीन रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज आज की टेक्नोलॉजी है, दैट वाज 1928. आज की टेक्नोलॉजी है दैट इज यू नो कैन मेक वेरी फाइन होल्स, राइट, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के हिसाब से. एंड साइंटिस्ट हैव डन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स और उनको इस तरह का पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे आए नहीं, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं आए. मतलब जैसे अल्टरनेटिव यू नो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा with the electrons. So scientists have actually carried out the young double slit experiment with electrons. That means electrons are really existing as wave. Now the question arises this, ये wave particle duality का मतलब क्या है? What is the meaning of this wave particle duality? क्या इलेक्ट्रॉन वेव है, क्या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, क्या इलेक्ट्रॉन दोनों है? तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर है, ठीक है. सिमिलरली लाइट के पास भी दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. कब कौन सा नेचर दिखाएगा, कब कौन सा नेचर दिखाएगा, दैट इज टोटली गोइंग टू डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. गिवन एक्सपेरिमेंट में लाइट कैन शो पार्टिकल नेचर, that could be photoelectric effect. Light can show wave nature, that could be YDSE. Similarly electron can show particle nature, which is anyway it is, right, electron particle ही है. Electron can show wave nature also, such as Davison-Germer experiment, right. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दोनों नेचर एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं शो होगी. ऐसा नहीं हो सकता ये वेव भी है ये पार्टिकल भी, ऐसा नहीं हो सकता. ओनली वन ऑफ द नेचर विल बी रिवील्ड and that is going to depend on type of experiment. Wave particle duality का मतलब ये होता है, only one of the nature will be revealed, either wave nature or particle nature, but both not at the same time. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. Now you will say electron wave है तो क्या करूं मैं, right? Electron wave है that has so many application, you wouldn't believe. That has so many application. एक चीज बताओ मुझे आप कि आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, राइट. रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, ठीक है. 10th क्लास में आपने माइक्रोस्कोप यूज किया ही था, राइट, टू सी लाइक अनियन पील्स और समथिंग लाइक दैट, राइट. यू वुड हैव यूज्ड द माइक्रोस्कोप. तो एक चीज बताओ, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन
ये रिजोल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है? याद करो, रिजोल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है? 1/λ पे डिपेंड करता है या नहीं करता? रिजोल्विंग पावर डिपेंड्स ऑन 1/λ। अच्छा, विजिबल जो लाइट है उसकी रेंज कितनी है? ये है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो कितनी है? ये है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत ही कम है, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को अपन चेंज कर सकते हैं बाय एक्सेलरेटिंग इट टू वेरी हाई वोल्टेज। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या अपन रिजोल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं क्या, अगर अपन इलेक्ट्रॉन एज ए वेव यूज करें? एंड दैट इज हाउ द बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। This is electron microscope. This is a very complicated instrument, but electron microscope का यूज करके we can see the structure of DNA. Yes or no? ठीक है ना? अपन न्यूक्लियस के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि DNA is like you have to see to the level of picometer, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना? उतना डिटेल में देखना पड़ेगा, और उतना डिटेल में रिजोल्यूशन हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं आएगा, जो नॉर्मल है, जो विजिबल लाइट पे है, क्योंकि विजिबल लाइट 4000 से 7500 है, ठीक है ना? तो पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, अगर अपन डीएनए, न्यूक्लियस ये सब देखना चाहते हैं तो, ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वहां पे अपन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो वेवलेंथ बहुत कम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत कम कर सके, दैट मीन्स अपन डिटेल जो है, रिजोल्यूशन है, वो बहुत बढ़ा सकते हैं। एंड दिस इज द बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो भी बर्थ होगा वो कब होगा? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बाद ही होगा। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप we will be able to see the structure of DNA. That means with the help of this we will be able to progress in science, progress in biology, right? And this is how science progresses forward. अच्छा, अपन को ये भी पता चलेगा कि हमारे और चिंपांजीज के DNA क्या है, 99% मैच करते हैं। That means we are not so different from chimpanzees also. All right, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बर्थ कैसे हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर एग्जिस्टिंग एज वेव। हेलो बच्चों, हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी कर लिया, हमने उससे रिलेटेड जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो भी स्टडी किया। एंड आई टोल्ड यू लॉन्ग टाइम बैक कि वाई डी ब्रॉय वाज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनका आइडिया, उनकी हाइपोथेसिस इसीलिए एक्सेप्ट हुई थी बिकॉज ही वाज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। कई बार ऐसा होता है तो अपना काम फटाफट होता है ना, तो दैट वाज द थिंग विद द डी ब्रॉय। तो देखो, डी ब्रॉय ने जो ये अपना आइडिया दिया था, ठीक है ना, हाइपोथेसिस दी थी, ये अराउंड 1920 के आसपास दी थी, व्हेन ही वाज डूइंग हिज पीएचडी, ओके। एंड उसी समय पे नील्स बोर, नील्स बोर को नोबेल प्राइज मिल रहा था फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा नील्स बोर का, हाइड्रोजन एटम का, तो नील्स बोर एक फॉर्मूला बोलते हैं mvr = NH/2π। वो अपनी पोस्टुलेट में लिखते हैं कि अगर आपको मेरा हाइड्रोजन एटम समझना चाहता है, अगर आप मेरी हाइड्रोजन एटम समझना चाहते हो, तो आपको ये फार्मूला मानना पड़ेगा। सो बेसिकली ही रोट दिस फार्मूला इन हिज पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट समझते हो ना, उनकी नील्स बोर का हाइड्रोजन एटम की 4 पोस्टुलेट्स है, उसमें से एक पोस्टुलेट ये है। पोस्टुलेट का मतलब ये होता है कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर मेरा फार्मूला आप मानोगे तो आप हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो समझ सकते हो। दैट वाज द आइडिया। सो पीपल वेंट टू नील्स बोर एंड आस्क्ड हिम कि आपका ये जो फार्मूला है mvr = NH/2π, ये कहां से आया, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना, व्हाई डू वी नीड दिस फार्मूला। तो इसका जवाब नील्स बोर के पास नहीं है, ठीक है, ही डज नॉट नो। ही जस्ट सेज कि अगर आपको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम समझना है तो आपको यह फार्मूला मानना पड़ेगा। वंस यू एक्सेप्ट दिस फार्मूला तो आपको जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा उसका। लेकिन डी ब्रॉय हैड द आंसर। डी ब्रॉय ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो अगर वो
न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इस तरह से चक्कर लगा रहा होगा कि इट इज मेकिंग स्टैंडिंग वेव। समझ रहे हो मेरी बात? उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इट इज मेकिंग सच एन ऑर्बिट, ताकि ये क्या बना रहा होगा? स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा। स्टैंडिंग वेव मतलब समथिंग लाइक दिस। तो जैसे मान लो दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा होगा न्यूक्लियस के चारों ओर, स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा होगा। सो नंबर ऑफ लूप्स जो होंगे स्टैंडिंग वेव के, दैट विल डिपेंड ऑन कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में। तो दिस इज यहाँ पे n = 5 शो कर रखा है, तो यहाँ पे 5 लूप आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिमिलरली n = 6 है, तो यहाँ पे 6 लूप आ रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, और वो ऑर्बिट लेगा जिसके अंदर क्या बन रहा होगा? स्टैंडिंग वेव बन रहा होगा, और इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट हो रही होगी। तो n = 5 है, तो 5 वेवलेंथ फिट हो रही होगी। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ऐसा लिखो कि जो सरकमफेरेंस है उसकी लेंथ तो कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। अगर ये nth ऑर्बिट है तो Rn इज द रेडियस, सरकमफेरेंस है तो उसकी लेंथ तो 2πr हो जाएगी, और उसके अंदर मैं क्या फिट करने वाला हूं? इंटीजर नंबर ऑफ वेव। हाउ मेनी वेव्स? अगर ये nth ऑर्बिट है तो n वेव, n इंटू लैम्डा। और लैम्डा किसका यूज करना है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का लैम्डा कितना होगा? h अपॉन मोमेंटम। यही तो होता है लैम्डा। लैम्डा पार्टिकल का क्या होता है? h अपॉन मोमेंटम। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ रहा है? mvr = nh अपॉन 2π। बिंगो। जिसका आंसर नील्स बोर के पास नहीं था, जबकि उसे क्या मिल रहा है? नोबेल प्राइज मिल रहा है फॉर एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। उसका आंसर डी ब्रॉय के पास है, फ्रॉम हिज वेरी सिंपल फॉर्मूला lambda is equal to h upon 2π, and that is why de Broglie got attention that he is right, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होना चाहिए, and that experiment happened, that we all know। ठीक है, तो बोहर का जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन है mvr = nh upon 2π, that wasn't explained by Bohr, but it was explained by de Broglie using the duality of electron, right? Electron can exist as wave, electron can exist as particle। तो न्यूक्लियस के चारों ओर उन ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है जिसमें क्या बन रहा है? स्टैंडिंग वेव बन रहा है। और इनफैक्ट जो नील्स बोर थे, उन्होंने उनका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट दिया था। ठीक है, तो दैट इज हाउ ही डिफाइंड। सो देखो, अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग, राइट? अब अपन आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जिसमें आप गलती नहीं करेंगे। एंड बिफोर यू डू द क्वेश्चंस ऑफ दिस डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेडियस का फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, या फिर किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर ऐसा होता है, तो 0.529 n²/z, right? Z is the atomic number for hydrogen like atom। Okay, so question here आपके सामने, calculate the de Broglie wavelength of an electron revolving in first excited state of hydrogen atom। ठीक है, तो तरीका एक ही है, क्या लिखेंगे? 2πr। मैं आपको फार्मूला याद नहीं करवा रहा, मैं तो बस ये करवा रहा हूं आपको कि सरकमफेरेंस पे क्या फिट होना चाहिए? इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ फिट होना चाहिए। सरकमफेरेंस तो 2πr हो जाता है, इंटीजर नंबर ऑफ वेव n इंटू लैम्डा। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखनी है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इज n = 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2। ओके, तो वैल्यू पुट करो, 2π, व्हाट इज Rn? 0.529 इंटू n²/z। कौन सा है एटम? हाइड्रोजन एटम, तो Z कितना हो जाएगा? 1, राइट? तो 2²/1, ओके, इक्वल टू n is 2 and lambda 2। de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो अपन को ये lambda 2 निकालना है। lambda 2 आ जाएगा क्या बेटा? देखो, 2 से 2 गया, ये पाई इंटू 4 इंटू 0.529, 2 का स्क्वायर 4 आंगस्ट्रॉम,
कैलकुलेट कर सकते हो क्या? पाई इज अराउंड 3, 4, 12, 12 इंटू 0.53 तो लगभग 6.6 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते हैं, वो इस तरह से पूछते हैं कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड हाइड्रोजन एटम इज इतना, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, देखो इसमें क्या किया, आपने रेडियस निकाली और आपको सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है, तो आपने 2 पाई आर से एन लैम्डा को बराबर किया और लैम्डा निकाल लिया. इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, आपको लैम्डा दिया जा रहा है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, यही फॉर्मूला है हमारे पास. वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट, तो एन को क्या लिखेंगे 3, लैम्डा आपको दे रखा है, सर्कमफेरेंस आपसे पूछा है 2 पाई आर एन लिखेंगे, 2 पाई आर एन लिखेंगे, एंड दिस इज सर्कमफेरेंस, सो विच इज इक्वल टू 3 लैम्डा. समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से डी ब्रॉय कुड एक्सप्लेन, राइट, इट्स वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड एक्सप्लेन द बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन, और इससे क्वेश्चन बहुत प्यारे बनते हैं. ओके, आगे चलते हैं अपन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचर, one of the most beautiful, most interesting principle of nature, that is Heisenberg uncertainty principle. एंड हम ये सीखेंगे कि डी ब्रॉय की जो वेव पार्टिकल डुअलिटी थी, ठीक है, वो इस प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करती है. समझ में आ रहा है ना? डी ब्रॉय की वेव पार्टिकल डुअलिटी है, वो इस प्रिंसिपल को भी सेटिस्फाई करती है. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट तो पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ाई था, ठीक है, लेकिन अपन फिर भी क्या करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं. फॉर्मूला तो ये बताइए आपको, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहां पे डेल्टा एक्स क्या होता है डेल्टा एक्स? अनसर्टेनिटी. ध्यान रखना, दिस इज नॉट एरर, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. ध्यान रखना, ये एरर नहीं है, ये क्या है, अनसर्टेनिटी है. अनसर्टेनिटी और एरर में फर्क होता है. एरर का मतलब ये होता है आपने कोई चीज मेजर करी, उसमें आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज करोगे वो 100% प्रिसाइज नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, उसके कारण उसके मेजरमेंट में एरर आएगा. अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी मेजरमेंट में गलती रहेगी, विच is the limitation of nature, which we will discuss. So this is what that uncertainty is. That is, you are not sure about that error. In fact, that is not the problem of instrument, that is some inherent problem of the nature. So uncertainty in position and uncertainty in momentum का product जो होता है वो h upon 4 pi होता है, ठीक है, greater than h upon 4 pi होता है. That is the statement of Heisenberg uncertainty principle. अगर मैं इसी को wording में बोलना चाहूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि both the position and momentum of a particle cannot be measured simultaneously with great accuracy. समझे आप मेरी बात? Both the position and momentum of a particle cannot be measured simultaneously with great accuracy. ये ऐसा कहना चाह रहा है कि साइमल्टेनियसली आप दोनों चीजें ग्रेट एक्यूरेसी के साथ नहीं मेजर कर सकते. अगर आपने पोजीशन बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर करी है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी. अगर आपने मोमेंटम बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर किया है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी. ठीक है, दिस इज द ट्रेड ऑफ, इसको बोलते हैं अपन. ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि इफ यू आर डूइंग गुड इन पोजीशन देन यू विल डू बैड इन मोमेंटम. इफ यू आर डूइंग गुड इन मोमेंटम देन यू विल डू बैड इन पोजीशन. इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना. ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आप इसका मेजरमेंट बहुत अच्छा करोगे तो इसका मेजरमेंट खराब हो जाएगा, पोजीशन का मेजरमेंट खराब होगा तो मोमेंटम का मेजरमेंट अच्छा हो जाएगा. दिस इज द थिंग, राइट. नाउ ये तो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना. वी कैन नॉट मेजर बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली विद द ग्रेट एक्यूरेसी फॉर ए पार्टिकल. ये तो स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द
physical significance of this statement, okay, and then we'll try to connect it with de Broglie wave particle duality, right? तो आप देखो कि एक काम करते हैं, अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वी टेक ए इलेक्ट्रॉन, ओके, अपन को इस इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, मोमेंटम और पोजीशन क्या करना है, मेजर करना है। तो क्या करूंगा मैं, भाई मेजर करना है तो मेरे को इसको देखना पड़ेगा, यस और नो, आई हैव टू सी इट थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट। तो अगर मैं इसको देखूंगा दैट मीन्स आई विल बी सेंडिंग सम लाइट टुवर्ड्स इट, यस और नो। भाई कोई चीज को आप देखोगे तो क्या होगा, लाइट जाएगी उस ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर आपकी आई में आएगी। सो बेसिकली आप लाइट वेव भेजोगे, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट की तरफ फोटोन्स भेजोगे और वो फोटोन्स टकरा के आपकी आई तक इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। यही तो सीइंग मैकेनिज्म होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मैं पोजीशन और मोमेंटम क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, मेजर करना चाहता हूं, तो आई हैव टू सेंड फोटोन्स टुवर्ड्स इट, और ये फोटोन टकरा के तुम्हें क्या लेके आएंगे, इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। लेकिन देखो इस पूरी प्रोसेस में एक गड़बड़ हो गई। कैसे, यू वांट टू मेजर दिस, ठीक है, लेकिन मेजरमेंट करने के लिए तुमने इसकी तरफ फोटोन भेजे। फोटोन अपने साथ क्या लेके जाता है, मोमेंटम और एनर्जी लेके जाता है या नहीं लेके जाता। तो क्या वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स कर सकता है। तो अगर वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा तो जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी, क्या वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या उस इंफॉर्मेशन में अनसर्टेनिटी आ चुकी है, वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगी। तुम समझे मेरी बात, कि अगर तुम किसी सिस्टम को मेजर करना चाहते हो तो उस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब करना पड़ेगा। एंड वंस यू डिस्टर्ब द सिस्टम, तो जो मेजरमेंट हो रहा है तुम्हारा, वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं हो सकता। इज दिस क्लियर? सो दिस इज द आइडिया ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, दैट व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर ए सिस्टम, you will disturb it, and hence your measurement can never be accurate than a certain limit, and this is the limit. कोई भी सिस्टम को आप मेजर करोगे तो क्या होगा, कोई भी सिस्टम को आप मेजर करोगे तो आपको उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, एंड वंस यू डिस्टर्ब इट, मेजरमेंट क्या हो जाएगा, गलती आएगी मेजरमेंट में, वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाएगी कि इस लिमिट से ज्यादा बढ़िया नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके होंगे, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यू मेजर वोल्टेजेस एंड करंट यूजिंग अमीटर एंड वोल्टमीटर, यस और नो। तो जब भी आप सर्किट होता है उसके अंदर वोल्टमीटर या अमीटर लगा देते हो, तो जो सर्किट, अच्छा, जो वोल्टमीटर अमीटर लगाते हो वो आइडियल तो नहीं होते ना, ठीक है ना, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो तुम्हारा ओरिजिनल सर्किट था, क्या वो डिस्टर्ब हो जाता है या नहीं हो जाता, उसमें जो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज आती है वो कुछ ना कुछ ऑफ आती है या नहीं आती है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ जाती है। दैट इज द थिंग। आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, राइट। जैसे ये एग्जाम्पल अपन करते हैं, ये एग्जाम्पल आपके क्या है, बहुत ही क्लोज है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल से आप समझ पाओगे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है, तो आप अपने घर पे अगर वो 10 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी नाइसली, राइट। आप अपने स्टडी टेबल पे करते हो, एकदम घर के कंफर्ट में होके करते हो, तो आप क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं वही 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूं, एग्जाम हॉल में दूं, राइट, सो व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन एग्जाम हॉल, राइट, व्हाट वी आर डूइंग, यू आर एक्चुअली अंडर ऑब्जर्वेशन एंड दिस प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल टू यू। तो आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं होते, यू कैन डू सम मिस्टेक्स एंड ऑल दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि whenever we try to measure a system, we have to disturb it, and since we disturb it, the measurement cannot be accurate, okay. And this is not the limitation of the instrument, this is the limitation of the nature. ये nature ने अपन पे limitation लगा रखी है कि हम एक लिमिट से ज्यादा, जो भी लिमिट ये हाइजेनबर्ग ने रखी है, इस लिमिट से ज्यादा बढ़िया मेजरमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं आपको कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का, सच एज इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम अच्छे से मेजर कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे से मेजर कर लिया, बहुत एक्यूरेटली मेजर कर लिया, तो क्या होगा,
यू नो इट्स पोजिशन, यू नो इट्स मोमेंटम। तो क्या आप बता सकते हो क्या कि थोड़ी देर बाद वो कहाँ होगा? Of course, if I know position and momentum of a particle, I'll be able to tell where it is going to be after some time. That means I am predicting the future. और नेचर ये नहीं करने देगी. Nature cannot let you predict the future. So the other way to say the Heisenberg uncertainty principle is this: one cannot know the future as one cannot measure the present प्रिसाइसली। आप प्रेजेंट प्रिसाइसली मेजर ही नहीं कर पाओगे तो आप फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे? सो दिस इज योर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड इट इज वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट इज ए वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसिपल ऑफ द नेचर एंड आई थिंक यू शुड ऑल नो दैट। ओके, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है ना, जो सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, जो खैर वो 12th क्लास में नहीं है, ठीक है ना, हायर स्टडीज में जो स्टडी करते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स की जो भी बुक होती है उसका पहला चैप्टर यही होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसमें क्या बोलते हैं कि ओके लेट्स डिस्कस द विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ एटम, विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, मोमेंटम, अपन वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि हमारे जो भी मेजरमेंट होने वाले हैं, ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं होंगे बिकॉज वी आर लिमिटेड बाय दिस principle and our de Broglie wave particle duality fits this principle। कैसे प्रिंसिपल फिट करती है मैं आपको ध्यान से बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड इसी से आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिस्टिक वेव जो अपन ने बोला था, बहुत पहले बोला था कि प्रोबेबिलिस्टिक वेव है मैटर वेव, वो आप इसी कंसेप्ट से समझेंगे। देखो बोहर ने क्या बोला, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, बोहर ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इतनी रेडियस पे होता है और इसकी वेलोसिटी इतनी होती है। क्या बोहर ने रेडियस और वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था या नहीं दिया था? बोहर ने एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया था कि इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, उतनी डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसकी वेलोसिटी होगी c/137 इंटू जेड बाई एन। फॉर्मूला लिखूं, याद है या नहीं याद है? सो आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। ये तो बेटा किसका फॉर्मूला था? वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है, और रेडियस का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखा ही था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो बोहर ने ये बोल दिया था। तो बेसिकली बोहर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा और उसका मोमेंटम इतना होगा। ही मेजर्ड बोथ ऑफ देम प्रिसाइजली, ही टोल्ड बोथ ऑफ देम प्रिसाइजली, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बोहर का जो मॉडल है ना, वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में क्या होगा, चीजें अपन 100% सर्टेनिटी के साथ मेजर कर ही नहीं सकते, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज व्हाई द बोहर मॉडल इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। बट डी ब्रोई का जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है ना, वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से सही है। कैसे सही है? देखो, डी ब्रोई ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन तो क्या बनाएगा, स्टैंडिंग वेव बनाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बनाएगा तो क्या होगा? क्या इसकी पोजीशन फिक्स है क्या विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियस? नो। क्या इसकी पोजीशन प्रिसाइज है? नो। क्या इसका मोमेंटम प्रिसाइज है? नो। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाई द डी ब्रोई वाज द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम, ठीक है, क्योंकि उसके जो आइडियाज थे वेव पार्टिकल डुअलिटी के, वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से भी सही थे। ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर वेव, राइट। तो एक चीज बताओ कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक वेव होती है, मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि लैम्डा, मोनो मतलब सिंगल वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है? एग्जैक्ट होता है, ठीक है, लैम्डा एग्जैक्ट होगा। तो पी क्या होता है बेटा? h बाई लैम्डा, वो भी क्या होगा? एग्जैक्ट होगा। लैम्डा एग्जैक्ट होगा, पी क्या होगा? h बाई लैम्डा, दैट इज आल्सो एग्जैक्ट। एंड अगर मोमेंटम एग्जैक्ट है तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम? जीरो। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जीरो है, ठीक है, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। देखो कैसे आएगी। अगर लैम्डा एग्जैक्ट है तो आप मेरे को ये बताओ कि वो वेव अपन ड्रॉ कैसे करेंगे? क्या वो मोनोक्रोमेटिक वेव ऐसे ड्रॉ होगी क्या? सिंगल साइनोसॉइडल, राइट। और ये कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगी।
सिंगल वेवलेंथ विल बी लाइक दिस, ये वेव ऐसे होगी, कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। अगर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगी, पार्टिकल कहां हो सकता है, पार्टिकल इस वेव में कहीं पे भी हो सकता है। अगर पार्टिकल इस वेव में कहीं पे भी हो सकता है तो व्हाट इज इट्स पोजीशन, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। तो क्या आपको पोजीशन पता है, क्या आपको पोजीशन पता ही नहीं है, दैट इज व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इनफाइनाइट। आया समझ में? अगर मोनोक्रोमेटिक वेव है तो मोमेंटम एग्जैक्ट होगा, मोमेंटम एग्जैक्ट होगा, दैट मीन्स मोमेंटम में अनसर्टेनिटी नहीं है। मोमेंटम में अनसर्टेनिटी नहीं है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, इनफाइनाइट। पार्टिकल कैन बी एनीवेयर बिटवीन माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। ऐसा नेचर मैटर वेव का नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एज ए वेव है, ठीक है, तो एटलीस्ट वो मिलेगा किसमें, मिलेगा तो न्यूक्लियस के मतलब एटम के अंदर ही मिलेगा, न्यूक्लियस से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे मिलेगा। इट वॉन्ट बी टिल इंफिनिटी, यस और नो। उसका जो डेल्टा एक्स होगा वो इनफाइनाइट तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कम होगा, जीरो भी नहीं होगा, इनफाइनाइट भी नहीं होगा, ठीक है, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगा। वो कैसे होगा, ध्यान से देखो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर अपन मोमेंटम बहुत अच्छा कर देंगे ना, मतलब मोमेंटम में एरर जीरो है तो पोजीशन में एरर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ट्रेड ऑफ आपको सिखाया था। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या था कि अगर ये अच्छा करोगे तो ये बहुत खराब हो जाएगा, ये खराब करोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, इफ वी कैन टॉलरेट सम एरर इन मोमेंटम, अगर अपन मोमेंटम में क्या करें, कुछ एरर ले लें, तो पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी अच्छी हो जाएगी। वो कैसे होगी समझो। मैंने क्या किया, ये लैम्डा लिया, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और मैंने ऐसे बहुत सारी वेवलेंथ को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो अब बताओ मेरा लैम्डा क्या है, एग्जैक्ट है क्या? अब मेरा लैम्डा एग्जैक्ट नहीं है, लैम्डा में वेरिएशन है। लैम्डा में वेरिएशन है, इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा सर्टेन नहीं है। लैम्डा सर्टेन नहीं है मतलब अब मोमेंटम भी सर्टेन नहीं है, क्योंकि मोमेंटम के लिए मैं क्या लिखूंगा, h बाई लैम्डा। कौन सा लैम्डा लूंगा, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो बढ़ गया, और अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ गया दैट मीन्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। भाई मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ेगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम होगा। दिस इज द ट्रेड ऑफ। तो इनफैक्ट जब मैं इन सबको जोड़ता हूं, और वो मैथमेटिक्स से आएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो भी बनाने वाला हूं उसके बारे में वरी नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया जरूर दूंगा, लेकिन जब अपन बहुत सारी वेव को जोड़ते हैं तो वी गेट ओके, सो बेसिकली वी गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये तो क्या है, मेरी आउटलाइन है which I am drawing with the different color, but you get something like this. This is wave packet, and this is the wave packet associated with matter wave. ये जो बनाया है that is the envelope, ठीक है ना। जो ब्लैक कलर का ड्राइंग है that is the wave packet, और वो वेव पैकेट कब आएगा, जब आप बहुत सारी वेव को जोड़ोगे। तो आप बहुत सारी वेव को जोड़ोगे तो आपका जो स्प्रेड था वेव का माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, वो सिकुड़ गया और वो यहां तक आ गया। आपका मोमेंटम क्या हुआ, थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन आपकी पोजीशन क्या होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी। दिस इज द आइडिया ऑफ मैटर वेव, कि एक किसी भी पार्टिकल के साथ अगर वेव एसोसिएटेड है, किसी भी पार्टिकल के साथ अगर वेव एसोसिएटेड है, तो दिस इज द वेव पैकेट विद दैट पार्टिकल। आया समझ में? तो दिस इज फाइनाइट इन द स्पेस, स्पेस में फाइनाइट है, मतलब ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा। एंड दैट इज हाउ डी ब्रोइस जो वेव पार्टिकल डुअलिटी थी, ठीक है ना, वो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के साथ एकदम मैच करती है, क्योंकि आप मोमेंटम में थोड़ा सा हिट ले रहे हो तो पोजीशन आपकी बहुत अच्छी हो रही है। सो दिस इज द वेव पैकेट एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, एंड पार्टिकल जो है वो इस वेव पैकेट में कहीं पे भी हो सकता है, इस वेव पैकेट में कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, 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 कहीं पे भी हो सकता है पार्टिकल, राइट।
एंड उसकी जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, वो यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी या यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी या यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो बीच में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, बीच में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दैट मीन्स उसके मिडल में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ द मैटर वेव्स एज प्रोबेबिलिस्टिक वेव। अच्छा, अब ये जो वेव पैकेट है ना, दिस वेव पैकेट इज मूविंग इन स्पेस विद v velocity and this is the velocity of particle। तो पार्टिकल जाएगा तो पार्टिकल के साथ ये वेव पैकेट मूव करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा, एंड इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी भी बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी vg। ठीक है, तो यहां पे एक और आइडिया समझ में आना चाहिए कि पार्टिकल के साथ एक वेव पैकेट एसोसिएटेड होता है, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वही वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है, एंड वेव पैकेट की जो ग्रुप वेलोसिटी अपन बोलेंगे दैट इज इक्वल टू पार्टिकल की वेलोसिटी, राइट। एंड पार्टिकल इस वेव पैकेट में कहीं पे भी मिल सकता है, कहां मिलेगा वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस आइडिया वाज गिवन बाय मैक्स बोर्न, another scientist, and he got 1945 नोबेल प्राइज। तो ये जो आइडिया है जो मैं आपको बोल रहा हूं, वो एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में है, तो आप उसको जरूर पढ़ना। बच्चों, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव कंप्लीट कर लिया है, एंड होपफुली आपने मॉड्यूल और बिगनर बॉक्स कर लिए होंगे। एंड इन दिस लेक्चर आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्पेशल 10 क्वेश्चंस फॉर यू, तो उनको हम करेंगे तो हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो और अच्छे हो जाएंगे, और होपफुली उन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने मॉड्यूल में देखे होंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे होंगे, और कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे, तो उनको करते हैं। एंड आई विल एडवाइस कि आप अपना नोटबुक पेन रखें, और मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको ट्राई करें। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 100 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वेवलेंथ इतना, राइट। तो ये जो क्वेश्चन होंगे, दिस इज मिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। If collector plate is kept at 2 volt with respect to emitter, okay, collector को अपन एनोड भी बोल सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कलेक्ट होते हैं। Then find the maximum and minimum kinetic energy of photo electron reaching on the collector। तो कैसे करेंगे ये? दे क्या रखा है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल, इस पे लाइट आ रही है, कितना? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे रखी है 200 नैनोमीटर, एंड जो लाइट आ रही है 100 नैनोमीटर। तो पहले तो आप इसकी एनर्जी निकाल लो, तो hc बाई लैम्डा बेटा कितना आ जाएगा? याद है क्या? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? 12400 नैनोमीटर को आंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना आता है ना? ओके, सो दिस विल बी 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये क्या होता था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंगस्ट्रॉन्ग होता था, और ये होता था आंगस्ट्रॉन्ग। तो कैंसिल होकर आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये तो किसकी एनर्जी आ गई? जो इनकमिंग फोटोन है उनकी एनर्जी आ गई। कितनी आ गई? 12.4। प्रोबब्ली आई डिनोट हियर, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के हिसाब से एनर्जी कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, दैट विल बी वर्क फंक्शन ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई? ये 100 नैनोमीटर है, 200 नैनोमीटर है, थोड़ा सा फास्ट करो, इसका हाफ ही तो आएगा, इसका हाफ आएगा, तो कितना आ जाएगा? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका वर्क फंक्शन है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना? इसका आधा पार्ट अपन पहले भी कर चुके हैं। 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है, वर्क फंक्शन है 6.2। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी क्या आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? दिस माइनस दिस, 6.2 आ जाएगा। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो? याद है अपन एक क्वेश्चन किया था, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बतानी, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0, ठीक है ना? यहां से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0 से लेकर 6.2। समझे मेरी बात? तो मिनिमम तो हो जाएगी यहां पर, के मिनिमम तो हो जाएगी 0, के मैक्स हो जाएगी 12.4 माइनस 6.2, दैट इज 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको काइनेटिक एनर्जी पूछी है कहां पर? रीचिंग द कलेक्टर। ये है आपका कलेक्टर,
and collector is kept at 2 volt with respect to ammeter. That means this is at plus 2 volt. अब ये बताओ कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो रेस करके यहां तक आएंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चल रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बढ़ जाएगी। तो मतलब जो मिनिमम थी 0 थी, 0 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 6.2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ये आएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहां पर रेंज पूछी थी, यहां पे रेंज आपको कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है ना। इसके हिसाब से आपने एनर्जी कैलकुलेट कर ली तो यहां पे रेंज आ जाएगी। मिनिमम हमेशा 0 होगी, मैक्सिमम आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर्मूले से, उसमें 2 जोड़ दिया तो यहां की एनर्जी अपन को मिल गई।